हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। आज हम डिस्कस करेंगे जितना भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया है और मोस्टली उसके टाइप्स, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। और ये सब क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, तो आप इनको उस तरीके से ही ट्रीट करें और करने से पहले आप खुद अटैम्प्ट करें, देन आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, The ability of an operating system to run more than one application at a time is called। ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन हो रही है एक ही समय पे। ये कौन सा स्ट्रक्चर था? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस है वो एक साथ में रन होती है। उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? ठीक है, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट लेते हैं बी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको पता है प्रोग्रामिंग होती है, और ये बात कर रहा है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, हम कंप्यूटिंग की बात ही नहीं करें, सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र है, हमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है। और टाइम शेयरिंग, जिसे हम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है टाइम शेयरिंग, और इसी को हमने नाम दिया था मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रोबिन। राउंड रोबिन मतलब एक एक सेकंड का गैप रहेगा या एक एक मिनट का गैप रहेगा, जो समय सीपीयू के अंदर प्री फिक्स होता है, प्री डिफाइन होता है। और ये जो सीपीयू है वो इन सब प्रोसेस के बीच में स्विच करता है। जैसे 1 मिनट के बाद P1 से P2 पे आ जाएगा, और 1 मिनट P2 पे काम करने के बाद P3 पे आ जाएगा, फिर P3 से वापस आ जाएगा P1 पे। तो इस तरीके की जो शेड्यूलिंग होती है वो होती है राउंड रोबिन, और शेड्यूलिंग का पोर्शन हम आगे करेंगे। ये ऑप्शन आपका आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है, मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रोबिन भी इसका एक नाम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 ऑप्शन का सिलेक्शन का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, और मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग दोनों एक ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इस पैटर्न पे काम करते हैं। यूज़र को ये लगता है कि सारी एप्लीकेशन एक साथ में रन हो रही है, बट उसके ऊपर जो सीपीयू है वो अपना टाइम स्विच करता रहता है, और अपने टाइम को इस तरीके से बांटने की वजह से इसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आप समझिए होंगे कि ऑप्शन सही जो है वो ए और डी दोनों होने चाहिए, बट ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS DOS जो है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? और ये SBI PO के अंदर पूछा गया 2014 के अंदर। एक यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल है, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब GUI है, रियल टाइम GUI है, या पॉइंट एंड चेक है, कमांड लाइन इंटरफेस है। देखो, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टाइप्स देखे थे, और जहाँ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र में भी मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, सिंगल ही यूज़र होना चाहिए और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने एग्जाम्पल लिया था MS DOS का। ये एक इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, और आप जो भी कमांड दोगे वो वहीं पे एग्जीक्यूट होगी, उसका आउटपुट आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। फिर अगर आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई देते हो तो उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट में मिलेगा। MS DOS किस टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो एक कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CUI। और ग्राफिकल क्या होता है? ग्राफिकल में तो हम एग्जाम्पल ले रहे थे विंडोज़ का, और विंडोज़ से मतलब जहाँ पे आप अपने माउस से क्लिक करके कोई कमांड दे सकते हो। आपको क्या करना है? सिर्फ क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है। और ग्राफिकल का ही एक एग्जांपल होता है यूज़र फ्रेंडली। भाई नॉर्मल सी बात है, हमें ग्राफिक्स के अंदर सब कुछ दिख रहा है। माई कंप्यूटर अलग दिखता है, रिसाइकल बिन जो डिलीट हुई हुई फाइल्स होती हैं वो उसमें होती है, फोल्डर के अंदर हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, हम अपना डेटा बहुत ही आराम से सेव कर लेते हैं, सब कुछ हमारे आंखों के आगे होता है। हमें क्या करना है? माउस से डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके हमें क्या करने हैं? इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आप इसको कॉपी कर दो, कट कर दो, पेस्ट कर दो। बट CUI में आपको सब चीज़ें क्या देनी पड़ेंगी? रिटर्न के अंदर लिख लिख कर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो,
कॉपी करना चाह रहे हो तो उसकी अलग कमांड होती है, पेस्ट करना है तो उसकी अलग कमांड होती है, वो भी आप लिख कर बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया, तो सिंगल यूजर, यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर होते हैं वो हम देखेंगे। देखो विंडोज़ हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यहाँ पे वैसे, और MS DOS भी हमने देखा सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, तो ये तो सिर्फ ही एक ही चीज़ के ऊपर काम करता है, एक ही यूज़र होना चाहिए और वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही कमांड दे सकता है। ये तो बहुत ही पर्टिकुलर लेवल पे काम कर रहा है, एक ही टास्क को कंप्लीट करेगा। ये दोनों ऑप्शन जो है इसके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यूनिक्स और लाइनेक्स जो होते हैं ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे भी हमें क्या है, दो ऑप्शन वाला कोई ऑप्शन यहाँ पे मिला नहीं है, इसलिए आ जाएगा नन ऑफ द अबव। आपको वैसे एग्जाम में नहीं मिलेगा ऐसे नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन, 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो सिंगल यूज़र वाले नहीं होंगे और एक ही मिलेगा, बट मैंने ये डाला है ताकि आप इन ऑप्शंस को भी सोचो। आप डायरेक्ट विंडोज़ के ऊपर क्लिक करके मत आ जाना या डोस के ऊपर क्लिक करके नहीं आना, ठीक है। ऑप्शन हमें सारे देखने हैं, चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर। ये क्या बोल रहा है कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2 और प्रोग्राम नंबर 3, एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। तो प्रोसेसर नंबर 1, प्रोसेसर नंबर 2 और यहाँ पे प्रोसेसर नंबर 3। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोसेसर को हैंडल कर सके, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कौन सा देखा था। तो देखो मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब नाम आते ही आपको ध्यान आना चाहिए, CPU एक से ज़्यादा प्रोग्राम पे काम करेगा बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, एक ही प्रोग्राम पे काम करेगा। मल्टीटास्किंग में क्या था, एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा एक ही समय पे, एक ही समय पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। और टाइम शेयरिंग जो है मल्टीटास्किंग का ही एक दूसरा नाम है, टाइम शेयरिंग। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी मल्टी प्रोसेसिंग। तो हाँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमने पढ़ा था कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। आपको इसके अंदर यही कहानी याद रखनी है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसर, और मल्टीपल प्रोसेसर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारी फर्स्ट या सेकंड क्लास ही थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, तो ये तो इसका प्राइमरी गोल है ना, प्राथमिकता होती है ना। जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि यूज़र को अच्छे से अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। फिर फाइल सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशन, तो फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और रिसोर्सेज का एलोकेशन भी करता है। किस प्रोसेस को CPU कब देना है, कब CPU किसी प्रोसेस को छोड़ के दूसरी प्रोसेस पे काम करेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, या फिर मेमोरी कब देनी है किसी प्रोसेस को, ये सब मैनेजमेंट भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसे हमने डिफाइन किया था रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ऑल ऑफ दी अबव। ये सब जो फंक्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए इसे किसके द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये एक मशीन है, मतलब एक कंप्यूटर है, और हमने इस कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम को लिखा है। इस प्रोग्राम को आपको ध्यान होगा, जैसे आप अभी जो आपके सिलेबस में भी है, C है, C++ है, ये जो लैंग्वेज होती है इसमें हम किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, इंग्लिश के स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप क्या लिखते हो डायरेक्ट, आप C = A+B, है ना, ये इस तरीके की भाषा आप डायरेक्ट यूज़ करते हो, सेमीकोलन लगा देते हो। तो भाई A क्या है, B क्या है, उससे मशीन को क्या लेना देना है। मशीन क्या जानता है, हमेशा ध्यान रखना है कि मशीन जानता है 0 और 1, बस, इसके अलावा मशीन कुछ नहीं जानता। मशीन जो है इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेगी
तो उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस लैंग्वेज में? 0-1 की लैंग्वेज में। अब इस भाषा को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, और 0-1 की भाषा को आपको ध्यान रखना है, ये होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इसे हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज का कहीं पे भी नाम आए तो आपके आगे ये क्लियर होना चाहिए कि 0-1 के अंदर लिखी गई भाषा को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कन्वर्ट करता है? हाई लेवल को लो लेवल में या मशीन लेवल में कौन कन्वर्ट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑप्शन गलत है। डिवाइस के ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर देखो नाम से ही है, जैसे आपने प्रिंटर कोई डिवाइस थी उसे अपने कंप्यूटर में अटैच किया, उसे मशीन के साथ में कंपैटिबल बनाने के लिए या काम करवाने के लिए दोनों को साथ में हम उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जो है प्रिंटर काम करना शुरू करता है। और यूटिलिटी, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर कंप्रेशन वाले प्रोग्राम्स भी आते हैं, उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर भी आ जाते हैं, उसके अंदर जो है हम एंटीवायरस वाले सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं, तो ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम में आ जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा अनुवादक। तो भाषा अनुवादक में भी हमने 3 तरह के सॉफ्टवेयर देखे थे, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इनको हम इंग्लिश में लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो एक कंप्यूटर को प्रोग्राम समझने के लिए हेल्प करेगा मशीन भाषा के अंदर, है ना। और भाषा अनुवादक क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा, या मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा। और ये हर तरीके की जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई, अगर ये आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं भी आपको ये आगे क्लियर करवा दूंगी, एक पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में क्या कार्य करता है? एक ब्रिज की तरह, मतलब एक पुल की तरह काम करता है, या एक इंटरफेस देता है, या कम्युनिकेशन करवाता है, या इंटरेक्शन देता है? तो देखो कितना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये। इंटरफेस नाम भी दे दिया, कम्युनिकेशन भी दे दिया, अभी बातचीत भी होती है और इंटरेक्शन भी होता है। तो ये लैंग्वेज में एग्जामिनर हमें कितना भी घुमाए, हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है। प्राइमरी गोल क्या होता है? अच्छे से लिख लेना कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। बाकी सब गोल जो है सेकेंडरी हैं, ये हमारा प्राइमरी गोल है, और ये ही मेन गोल है जिसकी वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया इसलिए गया था ताकि अच्छा यूज़र इंटरफेस दे सके। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़े से टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड विच ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। ऊपर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखे थे कि 3 होते हैं, कौन कौन से हैं वो? देखो 3 जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, इनका काम क्या होता है? हाई लेवल में जो लिखी गई भाषा है उसको मशीन भाषा के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब 0-1 में कन्वर्ट करना। असेंबलर क्या करता है? सिर्फ असेंबली में लिखी गई भाषा को क्या करता है? कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में। अब बात करते हैं इन दोनों की, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, दोनों ही क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बट दोनों के काम करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे एग्जांपल ले हम भी क्या करते हैं, कोई ऐसा दिन होता है जब हम सारे काम एक साथ में लेके बैठ जाते हैं, बट कोई दिन ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, पहले एक काम को ख़त्म करते हैं फिर हम दूसरा काम लेते हैं। इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक लाइन को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसने ये लाइन उठाई, मशीन में कन्वर्ट कर दी, फिर इसने सेकंड नंबर वाली लाइन उठाई, मशीन लैंग्वेज में 0-1 की भाषा में कन्वर्ट कर दी, फिर तीसरी लाइन इसने पढ़ी और इसने क्या किया? 0-1 की भाषा में कन्वर्ट कर दी, फिर चौथी लाइन पढ़ी, फिर 0-1 की भाषा में कन्वर्ट कर दी। लाइन बाय लाइन जो है इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है मशीन भाषा के अंदर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में पढ़ेगा, एक लाइन पढ़ ली, फिर दूसरी लाइन पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथी पढ़ ली, पांचवी, छठी, सारा प्रोग्राम एक साथ पढ़ने के बाद उसके बाद जो है ये क्या करता है? 0-1 में कन्वर्ट करता है सारे प्रोग्राम को एक साथ। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वो ट्रांसलेट करेगा एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एक बार में, मतलब प्रोग्राम के अंदर कोई एक इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई है उसको एक बार में कन्वर्ट करेगा। और इंस्ट्रक्शन कितनी होनी चाहिए? एक ही इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। तो ये काम किसका होता है? ये होता है इंटरप्रेटर का।
वो क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, ट्रांसलेट कर देगा, है ना। 2019 के अंदर आरआरबी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे कैसे, है ना। पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। अब ये क्वेश्चन भी आरआरबी के अंदर 2019 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज बाय एंड यूज़र, एंड यूज़र मतलब हम, जो एंड यूज़र के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर को इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि कौन से भी, आप वर्ड को यूज़ करते हो, पावर पॉइंट को यूज़ करते हो, ये किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़े थे, तो ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, पावर पॉइंट वगैरह। सिस्टम अप्लायंस, देखो ऑप्शन बनाना था तो बना दिया, ऐसा भी कोई ऑप्शन गलत है ये बिल्कुल। फिर इसने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक टाइप से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और नंबर सी ऑप्शन इसने दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे हमने एक डायग्राम से समझा था, आपको याद होगा तो, जैसे बीच में तो था हार्डवेयर, उसके ऊपर आते हैं हमारे क्या, सिस्टम के सॉफ्टवेयर, और सबसे लास्ट में हमने बात की थी, इस घेरे में आ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप जो इंटरनेट चलाते हो, आपने क्या किया, इंटरनेट का ब्राउज़र खोल लिया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप वर्ड पे काम कर रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जीमेल एक्सेस कर रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र डायरेक्ट एक्सेस करता है। अब आपको अगर कभी आपने प्रिंटर को यूज़ किया है तो आपको कभी याद भी नहीं होगा कि आपने उसका जो ड्राइवर साथ में आता है उसको खोल के देखा भी हो। बस इंस्टॉल किया ड्राइवर, उसको सीडी को डब्बे में ही पैक करके वापस छोड़ दिया, है ना। हमारे वो काम का ही नहीं है, हमें क्या करना है उससे। बट हम यूज़ क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र डायरेक्ट एक्सेस करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये एक एनवायरनमेंट देते हैं ताकि यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर सके, और यूज़र जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके, ऐसा एक एनवायरनमेंट लगता है यूज़र को, बट वो एग्जैक्टली कर नहीं रहा होता। उसके बीच में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, क्योंकि यूज़र की भाषा तो कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करता है या फिर आपके कंप्यूटर को बेटर परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। अगर सीधे सीधे ये समझ लो, ये आपका कंप्यूटर है और ये कोई प्रोग्राम है, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के ऊपर जब काम करता है तो कंप्यूटर में फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, कंप्यूटर और अच्छे से परफॉर्म करता है, कंप्यूटर एक अच्छा एनवायरनमेंट यूज़र को देता है ना। इस तरह के प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे? तो क्या ऐसे प्रोग्राम, फंक्शन प्रोग्राम, देखो ऐसे हमने प्रोग्राम कोई पढ़े भी नहीं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड मतलब अगर आपको टैली के ऊपर काम करना है तो पर्टिकुलर उसका स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बनाया गया है टैली का। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूज़र की डिमांड पे बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, जो सिर्फ स्पेशल काम करते हैं। तो इनका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम, देखो ये क्या ऑप्शन ही बना दिया इसने, अलग कुछ नहीं होता ऐसा। कंपाइलिंग प्रोग्राम तो कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हमने नहीं पढ़ा, है ना। लास्ट में हमारा ऑप्शन आता है यूटिलिटी प्रोग्राम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम में सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है कि जो कंप्यूटर है वो अच्छे से काम कर सके, बेटर परफॉर्मेंस दे सके यूज़र को, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब आप सोचो लैंग्वेज ट्रांसलेटर अगर नहीं होते तो हमारे द्वारा बोली जाती है हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, तमिल, इस भाषा को कंप्यूटर को समझाता कौन? अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होते तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाया, ऐसा बनाया उसे कि वो सब जगह प्रत्येक यूज़र, हर भाषा का यूज़र उसे यूज़ कर सकता है। एंटीवायरस, ताकि इसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आए, कोई वायरस इसके अंदर ना जाए, ये अच्छे से काम करे, इस तरीके की फंक्शनैलिटी देने के लिए हमारे पास क्लियर है कि यूटिलिटी प्रोग्राम ही हमारे होते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में,
और मोस्टली इनसे रिलेटेड ही वो नई लैंग्वेज बना के एग्जामिनर क्या करता है, अगला क्वेश्चन बनाएगा। तो आप इनको करो, साथ में आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी हेल्पफुल वीडियोज़ मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।